दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, लोकसभा में सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 816 करने की खबर आज दिन भर चर्चा में रही। आखिर जो 273 नए सांसद आएंगे वो किस तरह से आएंगे, राज्यों के बीच उनका आनुपातिक बंटवारा कैसे होगा, और इसी परिसीमन के मुद्दे को लेकर और सीटों की संख्या बढ़ाने के मुद्दे को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों ने पिछले वर्ष जो एकजुटता दिखाई थी उसका समाधान कैसे होगा, इन सारी चर्चाओं के बीच अगर 273 यानी लोकसभा की सीटों की मौजूदा संख्या को सीधे 1.5 गुनी बढ़ाकर 816 करने की तैयारी की चर्चा और इसके लिए जल्द ही नया कानून लाए जाने की बात हो रही है, तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? बड़ा सवाल यह है कि इस बार का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है और इस फॉर्मूले के लिए जिसकी चर्चा हो रही है, यदि वो हकीकत में बदलता है, यदि वही बिल के रूप में सामने आता है, जिस बिल को जल्द लाए जाने की तैयारी हो रही है, तो पुराना बिल जो मोदी सरकार ने ही पास कराया, बिना एग्जीक्यूट हुए, बिना अमल में आए, सीधे सीधे वो बिल खत्म हो जाएगा। उस बिल का नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार ने आनन फानन में विशेष सत्र बुलाकर उस बिल को पारित कराया था और बहुत ढोल पीटा गया था कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था हो रही है। अब जो चर्चाएं सामने आ रही है, उस अधिनियम को किनारे करके उसी की जगह एक नया अधिनियम और नए विधेयक की तैयारी हो रही है जिसमें संसद की सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन इस बार का फॉर्मूला बड़ा रोचक है और यह फॉर्मूला यदि सूत्रों की माने तो बिल्कुल पहली और दूसरी लोकसभा की तरह, जिसमें बहुत सारी सीटों पर एक नहीं 2 सांसद चुने जाते थे, कमोबेश पूरे देश की हर लोकसभा सीट पर 2 सांसदों के चुने जाने की व्यवस्था आ सकती है। लेकिन इन सब के पीछे पहले एक जरूरी बात यह है कि जो भारत का संविधान कहता है कि संसद में, लोकसभा में सांसदों की संख्या 550 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब 550 से ऊपर ले जाने के लिए सरकार को विशेष संविधान संशोधन करना होगा। विशेष संविधान संशोधन का मतलब यह होता है कि जितने राज्यों में विधानसभा है उनमें से कम आधे राज्यों की विधानसभा से मंजूर होकर आए कि सीटों की संख्या के लिए 550 की यानी 550 की लिमिट को तोड़ा जाए और संख्या को बढ़ाया जाए, और दूसरा, संसद के दोनों सदनों में उसे 2/3 बहुमत से पारित कराया जाए। यह अपने आप में एक मुश्किल काम दिखाई देता है, लेकिन सवाल यह है कि चर्चा उठी है और गंभीर चर्चा है कि इस समय जब पूरे देश में तेल गैस के संकट की बात सामने आ रही है, ईरान और अमेरिका इजराइल वाले युद्ध के बाद और उस युद्ध के चलते रहने के कारण जिस प्रकार की परिस्थितियां भारत के सामने पैदा हो रही है, खासकर ईंधन सप्लाई को लेकर, क्या इससे ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है? कई सारे मौजूद सवाल हैं, लेकिन उन सवालों को यदि आज हम छोड़ दें, आज चर्चा सिर्फ इसी पर सीमित रखें कि आखिर ये होगा कैसे और किस तरह की बातें हो रही है, तो जरा इस पर ध्यान देना जरूरी है। मौजूदा समय में लोकसभा में 543 सांसद हैं, यानी 550 की लिमिट के नीचे है। पहली लोकसभा में 489 सांसद थे, फिर बढ़ते बढ़ते सांसदों की संख्या 543 तक पहुंची। पहली लोकसभा के गठन के बाद कुछ दूसरे राज्य जो भारत का हिस्सा उस वक्त नहीं थे, बाद में देश का हिस्सा बने, जैसे गोवा, जैसे पांडिचेरी, जैसे सिक्किम, इन सब को भी लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। और फिर कुछ इलाकों में जनसंख्या बढ़ी या सीटों की संख्या भी बढ़ी, उस कारण अलग अलग परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 489 जो 1952 के चुनाव में सांसदों की संख्या थी, वो बढ़कर 543 तक 1977 के चुनाव में पहुंची। वही 543 की लिमिट अब तक बरकरार है। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर नरेंद्र मोदी सरकार ने जो 1/3 आरक्षण की बात की थी, उसका सीधा मतलब तो यही निकलता था कि 543 में से 181 सीटों को आरक्षित कर दिया जाएगा। अब उसमें चर्चा यह थी कि 181 सीटें जो आरक्षित होंगी वो रोटेशन के हिसाब से होंगी। जैसे मान लेते हैं कि इस बार यदि वाराणसी लोकसभा सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हुई, तो अगली बार वाराणसी की जगह पड़ोस की कोई दूसरी सीट आरक्षित हो सकती है। ये सारे फॉर्मूले चर्चा में थे, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा,
इसको लेकर के उस विधेयक में कोई चर्चा नहीं थी। आनन फानन में 1/3 आरक्षण का बिल पास कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां बने कि उस 1/3 आरक्षण के लिए सांसदों की संख्या बढ़ानी पड़ सकती है, तब दक्षिण के राज्य एकजुट होने शुरू हुए। और उस वक्त केंद्र सरकार को, यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह को भी आश्वासन देना पड़ा कि चिंता की कोई बात नहीं है, किसी भी राज्य का जो मौजूदा अनुपात है संसद में, जो मौजूदा ताकत है, प्रतिशत के आधार पर जो ताकत की बात कही जाती है कि दिल्ली में तमिलनाडु का की ताकत यदि 39 सीटों की है, तो लगभग 5.5 पौने 6% सांसदों की ताकत उसके पास है। वो ताकत किसी भी राज्य की कम नहीं की जाएगी। अब कम नहीं की जाएगी तो परिसीमन की जगह पर सीटों को बढ़ाने का मामला कैसे होगा? ये सारी चर्चाएं चल ही रही थी, वन नेशन वन इलेक्शन की बातें भी चल रही थी। लेकिन इन सब के बीच अचानक से ये चर्चा तेज हो गई कि सांसदों की संख्या बढ़ाकर 816 की जाएगी। यानी जो नए 273 सीटें जो बनाई जाएंगी संसद में, वो महिलाओं के लिए बनाई जाएंगी। पहले से 543 सीटें हैं, उसमें लगभग उसकी आधी सीटों के बराबर सीटें बढ़ा करके महिलाओं को देना। अब कैसे बढ़ेगी, अब जरा देखिए। 543 सीटें मौजूदा दौर में लोकसभा में। अब 3 राज्यों के उदाहरण से यदि हम आपको समझाने की कोशिश करें, तो मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, उसमें 40 महिला आरक्षित सीट यदि बढ़ जाती है तो राज्य में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 120 हो जाएगी। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की, वहां यदि 20 सीटें और बढ़ जाती है और वो नई बढ़ने वाली 20 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाती है, तो वो सीटें बढ़कर 60 हो जाएंगी। 40 + 20 60। महाराष्ट्र का उदाहरण यदि आपके सामने रखें तो वह 48 सीटें हैं। 48 में यदि 24 सीटें और बढ़ती है तो 1/3 आरक्षण वहां भी हो गया, क्योंकि कुल सीटें बढ़कर 72 हो गई। और जो नई बढ़ी हुई 24 सीटें हैं वो महिला सीटें होंगी। इस तरह से सीटों के बढ़ाने के फॉर्मूले को सामने लाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो सीटें बढ़ेंगी, उन सीटों के लिए फिर बात वही आएगी कि 550 की लिमिट को क्रॉस कैसे किया जाए, उसका संवैधानिक रास्ता कैसे निकाला जाए, क्योंकि आधे राज्यों की विधानसभा से पास करवाकर इस विधेयक को मंगा पाना और फिर संसद में मंजूरी दिला पाना एक बेहद दुरूह काम है। दुरूह काम इसलिए है क्योंकि महिला आरक्षण बिल का तो कोई विरोध नहीं करेगा। संसद में सीटें बढ़ने और अनुपात घटने बढ़ने के सवाल पर भारी विरोध है। सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने के बाद उन सीटों के पुरुष वोटर क्या हमेशा महिलाओं को ही सांसद मानने पर विवश होंगे, ये एक सवाल है। फिर रोटेशन वाली बात सामने आ रही है कि रोटेशन वाला फॉर्मूला होगा। लेकिन इन सब के बीच जिस फॉर्मूले की चर्चा अंदरूनी तौर पर सबसे ज्यादा है, वो फॉर्मूला बड़ा रोचक है। वो फॉर्मूला भारत में आरक्षित सीटों के लिए, खासकर अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों के लिए पहली और दूसरी लोकसभा में आजमाया गया था। कैसे आजमाया गया था, पहले उस फॉर्मूले को समझते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। दूसरी लोकसभा का ही उदाहरण लेते हैं। 1957 में चुनाव हुआ था और उस वक्त 494 लोकसभा सीटें संसद के अंदर थी। 494 सीटों में से 296 जनरल सीटें थी, जहां कोई भी चुनाव लड़ सकता था। वहां से 296 सांसद चुने गए। इसके अलावा 91 सीटों पर 2 सांसद चुने गए, यानी 2 सीटों को मिलाकर के 1 सीट बना करके एक रिजर्व अनुसूचित जाति का व्यक्ति और एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति चुना गया। उन 2 सीटों के एक यानी संयुक्त सीटों पर 91 संयुक्त सीटों पर 182 एमपी चुने गए। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो 16 सीटें थी उस पर 16 लोग चुने गए। तब 296 182 91 गुना 2, 91 सीटों पर एक जनरल, एक एससी और 16 अनुसूचित जनजाति सीटें। इन सब को मिलाकर कुल सांसदों की संख्या थी 494। क्या यही फॉर्मूला जो पहली और दूसरी लोकसभा के दरमियान पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय अपनाया गया था, जिसे तीसरी लोकसभा के पहले नए परिसीमन आयोग के आने के बाद खत्म कर दिया गया, ज्वाइंट इलेक्टोरेट वाली व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, क्या उसी ज्वाइंट इलेक्टोरेट वाली व्यवस्था को महिलाओं के लिए फिर से लाया जा रहा है, ताकि कोई भी सीट महिला आरक्षित न हो और महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व भी मिल जाए? ये असल सवाल है और जिस फॉर्मूले की चर्चा है बिल्कुल इसी तर्ज पर है।
कि जैसे आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे, 80 लोकसभा सीटों में 2 लोकसभा सीटों पर एक महिलाएं चुनी जाए। इस फॉर्मूले की चर्चा है, अभी कंक्रीट कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन तय हुआ भी होगा तो वो सरकार के पास है, कहीं सामने नहीं आया। 2 लोकसभा सीटों पर, मौजूदा समय की जो 2 लोकसभा सीटें हैं उन पर 3 सांसद चुने जाएं। 2 सांसद जो अभी चुने जा रहे हैं और उन दोनों सीटों को मिलाकर एक महिला सांसद चुनी जाए, यानी 80 सीटों पर 2 पर यदि एक चुने जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में 40 चुनी जाए महिलाएं, 2 सीटों पर एक। बिहार में 2-2 लोकसभा सीटों पर एक, जैसे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर 2 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, दोनों से 2 सांसद होते हैं, उनकी जगह 3 सांसद होंगे। गाजियाबाद के एक सांसद, गौतम बुद्ध नगर के एक सांसद, और इन दोनों को मिलाकर एक महिला सीट हो जहां से एक महिला सांसद। अब सवाल है कि वोटिंग पैटर्न क्या होगा? क्या यह सेपरेट इलेक्टोरेट टाइप की व्यवस्था होगी जिसमें महिलाओं के लिए महिलाओं को वोट देने की प्राथमिकता दी जाएगी, या उनके लिए ऑप्शन छोड़ा जाएगा? ये कई सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब अभी तक, जब बिल सामने नहीं आया है तब तक पक्के तौर पर नहीं दिया जा सकता। लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, महिलाओं को आरक्षण देने का ढोल भी पीटा जा सके, पुरुषों का वर्चस्व यानी पुरुषों के लिए, पुरुषों की कोई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित भी ना हो, उन्हें चुनाव लड़ने में भी दिक्कत ना हो, और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ जाए। इन सब का रास्ता निकालने की जो कोशिश चल रही है उसमें पहली और दूसरी लोकसभा के दरमियान के अनुसूचित जाति सीटों के संयुक्त सांसदों वाली व्यवस्था एक बार फिर से चर्चा में आ गई। और इस व्यवस्था के चर्चा में आने के पीछे वजह यह बताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी आखिर कैसे इसका विरोध करेगी, क्योंकि संविधान बनने के बाद जब कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज था, उस वक्त अनुसूचित जाति वाली, एससी वाली सीटों पर जब 2 सीटों को जोड़कर 2 सांसद चुने जा सकते थे, संयुक्त सांसद चुने जा सकते थे, वो व्यवस्था अभी महिलाओं के लिए क्यों नहीं हो सकती? ये तर्क संसद में निशिकांत दुबे और भाजपा सांसद देते हुए नजर आएंगे। आजकल निशिकांत दुबे पुरानी पुरानी चीजों को उठा करके, गलत तरीके से, गलत फैक्ट को गलत संदर्भ में रख करके लोगों का ट्विटर पर मनोरंजन करते रहते हैं। अब जो तथ्यों को नहीं समझते हैं उन्हें लगता है कि निशिकांत दुबे बड़े ज्ञानी आदमी हैं, लेकिन निशिकांत दुबे के तथ्यों को देखकर अक्सर हंसी आती है। यहां मैं निशिकांत दुबे को एक प्रतीक के तौर पर जिक्र कर रहा हूं, लेकिन अक्सर सत्ता किसी की भी हो, जब इस तरह की व्यवस्था लाई जाती है तो कुतर्क दिए जाते हैं। इमरजेंसी के दौर में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा की बातें देवकांत बरुआ ने भी कही थी, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और आज के दौर की बात यदि करें तो आज के दौर में नरेंद्र मोदी को, मोदी नाम के एक्रोनिम को मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया तो वेंकैया नायडू ने कहा था, जो उनके संसदीय कार्य मंत्री थे। हर दौर में सत्ता की चापलूसी एक व्यवस्था रही है, और उस व्यवस्था में नेता के पीछे ढिढोरा पीटने की जो प्रक्रिया है आज कुछ तेज भले ही हो गई है, लेकिन सत्ता के तमाम सही, गलत और अतार्किक या तार्किक कामों को जायज ठहराने की कोशिश में उनकी पार्टी के नेता, ट्रोलर्स और दूसरे लोग तमाम तरह के प्रयत्न करते हुए नजर आते हैं। तो पहली दूसरी लोकसभा वाली व्यवस्था क्या मौजूदा दौर में लागू की जाएगी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है, और इस सवाल के इर्द गिर्द यदि भारत की मौजूदा राजनीति को देखें, एक सवाल और उठता है कि आखिर नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या बिना सोचे समझे 2023 के सितंबर महीने में अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी थी, और कहा गया कि उसे अगली परिसीमन, अगली जनगणना के बाद तब दिया जाएगा आरक्षण। अचानक उसकी जगह नए बिल की चर्चा क्यों शुरू हो गई? मौजूदा दौर में मौजूदा सरकार के कदमों को देखें तो ज्यादातर कदम ऐसे प्रतीत होते हैं जो लगता है कि बिना बहुत सोच विचार किए आनन फानन में सिर्फ एडवेंचर के नाम पर लागू कर दिया जाता है। यहां यह कहने का कतई मतलब नहीं है कि मैं या मेरा चैनल महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, कतई नहीं। लेकिन महिला आरक्षण लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार जो पुराने बिल पर को लेकर आई, क्या उस पर कायम रहने में सरकार को दिक्कत हो रही है? क्यों आखिर 816 करने, संसद की सदस्यों की संख्या लोकसभा में बढ़ाकर 543 से 816 करने की नौबत आ रही है, और उसमें 273 सांसद महिलाओं को जो दिए जाएंगे वो पुराने बिल के आधार पर क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल है।
और इस सवाल का जवाब मोदी सरकार के पास जाहिर है कि उसी तरह से नहीं है जिस तरह से हड़बड़ी में जीएसटी को लागू कराया गया, राज्यों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को एक तरह से खत्म कर दिया गया, वित्तीय स्वायत्तता के नाम पर राज्य सरकारों के सामने कटोरा लेकर केंद्र के सामने खड़े होने की नौबत आ गई। बिना सोचे समझे जिस प्रकार से नोटबंदी वाला कदम उठाया गया वो पूरे देश ने देखा। जिस प्रकार से कोरोना महामारी के दरमियान लॉकडाउन का स्टेप सामने लाया गया और उस लॉकडाउन ने इस देश के संगठित और खासकर असंगठित क्षेत्र को जो चोट पहुंचाई, उससे आज तक ये देश उभर नहीं पाया। और जिस तरह से सरकार कभी इलेक्टोरल बॉन्ड लाती है, कभी कुछ लाती है, कभी कुछ लाती है, अलग अलग तरीके के प्रोसेस को अपनाती रहती है, क्या उसी तरह बिना सोचे समझे लाए गए पुराने कानून को ढकने के लिए एक नया कानून भी बिना सोचे समझे लाया जा रहा है और जानबूझकर लाया जा रहा है ताकि सरकारों को यह पता है कि महिला आरक्षण का मुद्दा है, एक संवेदनशील मुद्दा है, तर्कों के आधार पर और वाजिब सवाल जो असली सवाल है वो जनता तक आसानी से, खासकर गोदी मीडिया के शोरगुल में पहुंचाए नहीं जाते या पहुंचने नहीं दिए जाते। सीधे सीधे आधी आबादी के लिए न्याय का जिक्र कर विपक्ष को भी चर्चा से बचाकर मजबूर किया जाएगा कि इस पर आंख मूंद के वोटिंग करें। दरअसल ये सारे सवाल ऐसे सवाल हैं जिससे मौजूदा सत्ता और मौजूदा दौर में सिस्टम को दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन एक बात तो साफ नजर आती है कि आखिर संसद में सीटों की संख्या बढ़ाने पर मोदी सरकार इतनी आमादा क्यों है? कौन सा कारण है? एक बड़ा कारण जो आमतौर पर चर्चा में आता है वो यही है कि सरकार की यह कोशिश है कि दिल्ली में बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदी भाषी भारत और गुजरात के बूते ही हासिल कर ले, ताकि उसे दक्षिण के राज्यों का, पूर्वोत्तर के राज्यों का, बंगाल का, कश्मीर पंजाब का मुंह न देखना पड़े। इनके बिना ही बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी हिंदी भाषी भारत और गुजरात के 60, 70, 80% सीटों को जीत करके हासिल करती रहे। एक मंशा तो यह बताई जाती है। आखिर सरकार को इतनी हड़बड़ी क्यों है? क्योंकि ये इस बिल की चर्चा, संसद में नया कानून लाने की चर्चा, राज्यों में सीधे सीधे 1.5 गुनी सीट बढ़ा देने का मामला कैसे सुलझेगा, इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। जिन राज्यों में सम संख्या में सीटें हैं वहां यह मामला आसानी से सुलझ जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, इसके अलावा कर्नाटक, गुजरात, वहां सीधे सीधे 1.5 गुना करना आसान है। लेकिन जिन राज्यों में सीटों की संख्या 7 है, जैसे दिल्ली में क्या 3.5 सांसद कैसे चुने जाएंगे? ये एक सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है कि दिल्ली में कैसे चुने जाएंगे। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, आंध्रा में 25 सीटें हैं। इसको राउंड फिगर करने के लिए क्या महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जाएगा या जनरल सीटों की संख्या को बढ़ाया जाएगा? और जब कोई एक संख्या बढ़ाई जाएगी राउंड फिगर में करने के लिए, डेसिमल नंबर को, दशमलव को खत्म करने के लिए, फिर वो या तो महिलाओं का नंबर 33% आरक्षण से बढ़ के ऊपर आएगा या पुरुषों की संख्या या सामान्य सीटों की संख्या 67% से बढ़ के 68, 69, 70 जाएगी। यह भी एक सवाल है जिसे सरकार को दो चार होना है। लेकिन इस सरकार की जो फितरत है, बिना सोचे समझे, बिना विचारे जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं, उसी तरह से क्या लोकसभा में सीटों को बढ़ाने का फैसला भी लिया जा रहा है? मैं अपने दर्शकों से एक व्यावहारिक सवाल पूछता हूं और उम्मीद करता हूं कि कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आखिर यह सवाल व्यावहारिक है या नहीं है। हमारे देश में 543 सांसद हैं। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लोकसभा के 543 सांसद और राज्यसभा के 245 सांसद, यानी कुल मिलाकर जो ये 788 सांसदों की संख्या है, ये 788 लोगों से सरकार यदि काम ले, सरकार यदि नीति निर्माण में अफसरों की जगह इनकी भागीदारी को सुनिश्चित करे, बिल बनवाने का काम, विधेयक बनाने का काम, ड्राफ्टिंग का काम सब कुछ सांसदों से दे, काबिल लोगों को टिकट दे और संसद में लेकर आए, तो इस देश को 5 से 10 साल में वाकई वहां पहुंचाया जा सकता है जहां पर यहां के लोग जाना चाहते हैं। इस देश के लोग जिस विकसित राष्ट्र का सपना देखते हैं, मोदी जी जिस विकसित भारत और अमृत काल की कल्पना करते हैं, निश्चित तौर पर उसे पूरा किया जा सकता है। क्योंकि सांसद चाहे जैसे भी हो, वो जनता के प्रतिनिधि है और जब अधिकार सांसदों के पास होंगे तो जन दबाव में उन्हें काम करना होगा। आज जनता के सामने पल्ला झाड़ने के लिए बहुत आसान चीजें होती है कि हम तो कुछ करते नहीं, हमें करने नहीं दिया जाता,
और उनके तर्क वाजिब भी है कि उन्हें करने नहीं दिया जाता और ज्यादातर काम ब्यूरोक्रेट से कराए जाते हैं। इसी का नतीजा है किसान कानून, जो अंत में मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। जब सांसद विधेयक बनाएंगे, संसदीय समितियां, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी जब कोई भी विधेयक का प्रारूप तैयार करेगी, किसी भी मंत्रालय का बजट या उसके लिए सिफारिशों पर उसकी सुनी जाएगी, तो निश्चित तौर पर इस देश के अंदर समन्वय का वातावरण होगा और सरकारों को भी काम करने में आसानी होगी। एक दूसरा सवाल भी मैं आपके लिए नथी करता हूं कि क्या आपने कभी अपने सांसद से पूछा कि सरकार आपसे कौन सा काम लेती है? दिल्ली में बंगले देती है, ट्रेन फ्री देती है, फ्लाइट के टिकट फ्री देती है, सब स्टाफ का खर्चा देती है, ड्राइवर का खर्चा देती है, फोन, लैंडलाइन फोन से लेकर पानी बिजली तक फ्री देती है। इसके बदले में काम कौन सा लेती है? इस सवाल पर ज्यादातर सांसद चुप्पी साध जाएंगे, क्योंकि वाकई सांसदों को आपने देखा होगा कि संसद में एक नई परंपरा शुरू हुई है कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो सत्ता पक्ष के सांसद मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू करते हैं। कोई जय श्री राम का नारा लगाता है, कोई अल्लाह अकबर का नारा लगाता है। संसद इसके लिए नहीं है। 5 साल पर जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो इसके लिए नहीं है। और क्या सांसद आप इसीलिए चुनते हैं कि रेलवे का वेटिंग टिकट कंफर्म कराया जा सके, या नाला सोलिंग को बनवाया जा सके, या स्कूलों की बाउंड्री वॉल को बनाया जा सके? सांसद निधि के लिए सांसद नहीं चुने जाते, सांसद नीति निर्माण के लिए चुने जाते हैं। और मौजूदा दौर में एक सिस्टम की एक बहुत बड़ी हकीकत है, जो एक अखबार में अभी 1.5-2 साल पहले मैंने देखी थी। उसके एक तथ्य को मैं आपके सामने रखता हूं। 2009 से 14 के बीच में यूपीए 2 की सरकार थी। यूपीए 2 की सरकार के दरमियान पार्लियामेंट में जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है, हर विभाग की, उस डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज के पास संसद में तकरीबन 70% से ज्यादा, 72-73% बिल स्टैंडिंग कमिटी के पास गए थे या फिर सेलेक्ट कमिटी में गए थे। मोदी सरकार के दौर में दूसरे कार्यकाल 19 से 24 के दरमियान लगभग 12% विधेयक ही स्टैंडिंग कमिटी में गए। यानी संसद में सरकार ने जितने कानून पेश किए या कानून बनाए, उसमें 12% सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी यानी सांसदों के सामने गए। 88% सीधे कहीं से लाकर सांसदों के सामने पटक दिया गया कि आप इस पर मुहर लगाइए, बटन दबाइए, विधेयक के पक्ष में हाँ वाले हाथ उठा दे, विधेयक के विरोध में ना वाले हाथ उठा दे। बस इतने ही तक 88% बिलों के मामले में सांसदों की भूमिका को सीमित रखा गया। और जब सांसदों की भूमिका को इसी काम के लिए सीमित रखना है तो 543 हो जाए, 816 हो जाए, 5000 सांसद हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? वास्तविकता यह है कि यही 543 लोग अगर ढंग से काम करें, सरकार इन्हें काम करने के मामले में आजादी दे, सरकार सांसदों की सुननी शुरू कर दे, निश्चित तौर पर बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन सरकारों को पॉपुलिस्ट मेजर लेने में मजा आता है। देखते हैं 816 वाले विधेयक क्या इसी सत्र में उसकी चर्चा या किसी सदन में पेश कर दिया जाएगा, या इसके लिए मानसून सत्र का इंतजार किया जाएगा? चर्चाओं का बाजार गर्म है कि ये कभी भी सामने आ सकता है। थोड़ा इंतजार करते हैं और देखते हैं कि नंबर वाकई 816 है या इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।